आजकल जो ये फ्लड आया हुआ है इस वक्त करंटली क्या सिचुएशन है? सिचुएशन अभी भी इतनी कोई अच्छी नहीं है। दुनिया ने हमारा साथ नहीं दिया। इतनी बड़ी तबाही हमारे मुल्क में आ जाना 20 लाख एकड़ मायने रखता है। जो एस्टिमेशंस अभी जो किए हैं तकरीबन 30 अरब डॉलर हमारे असासें तबाह हुए हैं। 90% हमारा प्रोडक्ट यूरोप एक्सपोर्ट करता है। ये मजबूरन कहना पड़ रहा है, जो किसान यूरोप के बच्चों को और लोगों को कपड़े पहनाता रहा है, आज वो बगैर कपड़ों के, बगैर खाने के, बगैर छत के बैठा हुआ है और यूरोप इसकी तरफ देख भी नहीं रहा। तकरीबन 10 लाख के करीब जानवर जो है वो हलाक हुए हैं और डेली बुनियादों पे हज़ारों जानवर मर रहा है। हमारा जागीरदारों की ज़मीन पे क्यों बना के दें घर? जो किसान गुलामों की ज़िंदगी बसर कर रहा है। जो आपको अभी वेंडर्स वगैरह चीज़ें सप्लाई कर रहे हैं, आपसे ताउन कर रहे हैं। कुछ लोग हैं इंसान कहलाने के लायक हैं और कुछ हमारे ताजिर जो है वो हैवान बन जाते हैं। आप सोशल मीडिया की तरफ क्यों नहीं आते? आपने कभी भी ईदी की कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं देखी होगी। बहुत से लोग कहते हैं कि वो NGOs का काम कर रहे हैं, उनको धमकियाँ बहुत मिलती हैं। आपको मिलती है धमकी? नहीं, हमें कोई धमकी नहीं। बगैर प्रोटोकॉल के चल रहे होते हैं। मेरे वालिद वो मेरे से बड़े शख्सियत थी, उन्होंने कभी प्रोटोकॉल नहीं लिया तो मेरी क्या औकात है? पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान का झंडा हर जगह लेके इंशाल्लाह पहुँचेंगे जहाँ पे भी लोग तकलीफ में होंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से, ठीक ठाक हैं व्यूअर्स? जैसे कि आपको पता है कि मैं आप लोगों के लिए हमेशा ही अमेजिंग किस्म की वीडियो लेके आता रहता हूँ और आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? फैसल भाई हमारे साथ मौजूद हैं और मेरे ख्याल से किसी यूट्यूबर ने इस तरह से फेस टू फेस बैठ के इंटरव्यू पहले कभी लिया नहीं है आपका। मुझे याद नहीं कभी आता। इस तरह से बैठ के फेस टू। अच्छा सर, बेसिकली मेरा आपके पास आने का मकसद ये है कि आजकल जो ये फ्लड आया हुआ है, ये बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हुई हैं और बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं। क्या सिचुएशन है इस वक्त? करंटली क्या सिचुएशन है? आपने विज़िट किया होगा वहाँ पे। सिचुएशन अभी भी इतनी कोई अच्छी नहीं है। दुनिया ने हमारा साथ नहीं दिया। हमारा मुल्क वैसे ही जो है वो माशी बदहाली का शिकार है, ऊपर से सियासी इंतशार का भी शिकार है। जी बिल्कुल। जब माशी बदहाली हो और सियासी इंतशार हो तो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाती हैं और ये बहुत ही ख़तरनाक निशानी है अगर दोनों का मिक्सचर एक साथ चल रहा हो। तो हमारी इकॉनमी जो है वो, जैसे कि मैंने कहा आपको, कम है, बदहाली का शिकार है और इसके अंदर इतनी बड़ी तबाही हमारे मुल्क में आ जाना, मुल्क का 25-30% हिस्सा जो है वो पानी में डूब जाना, 20 लाख एकड़ आपकी खड़ी फसलें जो कैश क्रॉप हैं, जिसमें कॉटन है, जिसमें चावल है, जिसमें गन्ना है, तबाह हो जाना 20 लाख एकड़ मायने रखता है। मायने रखता है। और जो एस्टिमेशंस अभी जो किए हैं वर्ल्ड बैंक ने, यूनाइटेड नेशंस ने और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, तकरीबन 30 अरब डॉलर जो है वो हमारे असासें ख़त्म हुए, तबाह हुए हैं। और ये वो इलाके हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉटन ग्रो होती है, पाकिस्तानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जाती है और पाकिस्तानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो 90% हमारा जो प्रोडक्ट है वो यूरोप एक्सपोर्ट करता है। बिल्कुल। लेकिन बदकिस्मती से ये मजबूरन कहना पड़ रहा है कि पिछले 40 सालों से, 50 सालों से जो किसान यूरोप के बच्चों को और लोगों को कपड़े पहनाता रहा है, आज वो बगैर कपड़ों के, बगैर खाने के, बगैर छत के बैठा हुआ है और यूरोप इसकी तरफ देख भी नहीं रहा। सैकड़ों सालों से हमारे लोग इसी तरह, लेकिन इन्होंने जो असासे बनाए हुए थे, इनके जो जानवर थे, तकरीबन 10 लाख के करीब जानवर जो है वो हलाक हुए हैं और डेली बुनियादों पर हज़ारों जानवर मर रहा है। हमारा मच्छर की वजह से, पानी गंदा पी के जो है इनको बीमारियाँ हो रही हैं और अभी इंसान भी मर रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में। अभी कल ही की मैं न्यूज़ देख रहा था कि एक ही घर के 4 बच्चे जो है वो मलेरिया से मर गए। सर, बहुत बड़ी आफत तो ये है, मतलब एक इससे पहले कुदरती आफत है ये। 4 दिन पहले मुझे जैकबाबाद से न्यूज़ आई थी कि दिमागी मलेरिया 17-18 साल के 2 भाई थे, वो मर गए दिमागी मलेरिया होने से। तो अब ये न्यूज़ें जो है ना, ये बहुत ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर गई हैं, बढ़ती जा रही हैं तादाद में। और दवाई जो है वो मलेरिया की डिज़ास्टर से पहले 400-500 रुपये का जो डब्बा था वो 5000 रुपये का, 4000 रुपये का डब्बा हो गया। सर, मैं इसी तरफ आना चाह रहा हूँ, मैं आपसे यही मालूम करना चाह रहा हूँ। 8-8 गुना कीमतें बढ़ गई हैं इन दवाइयों की। जो जान बचाने वाली दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ इंपोर्ट हो रही हैं दुबई के थ्रू, इंडिया से आ रही हैं, उसका रॉ मटेरियल दुबई के थ्रू आ रहा है, बन रही हैं पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ पे ब्लैक हो रही हैं। अगर शॉर्टेज भी है तो इनकी प्राइस कंट्रोल होनी चाहिए। इतनी महंगी इसका रॉ मटेरियल नहीं आ रहा कि जितने पैसे इसके वसूल किए जा रहे हैं। सर, असल में हमारी ये मसला है कि हर चीज़, अब खुदा ना खास्ता ये आफत तो है, ठीक है ना, अल्लाह माफ़ करे, एक ना कहानी आफत है ये, लेकिन हमारे यहाँ मुनाफी खोर जो है ना वो भी बहुत बैठे हुए हैं। अब कोविड का सिलसिला जब था तो उसकी मेडिसिन शॉर्ट कर दी गई थी, जो मात्र 10 रुपये का मिलता था वो 200 रुपये पे चला गया था। इसी तरह इस वक्त जो है वो पैनाडोल की टैबलेट, पोस्टोन की टैबलेट जो है वो 30-30, 40-40 रुपये का पत्ता मिल रहा है। सर, मुझे एक चीज़ थोड़ी सी और बताइएगा कि गवर्नमेंट लेवल पे कोई आपको सपोर्ट की जा रही है इस वक्त? नहीं, हम गवर्नमेंट के सपोर्ट नहीं लेते हैं। हम गवर्नमेंट
को साथ देते हैं। बाज़ औक़ात जो है वो डीसी हमें कहता है कि फ़लाँ जगहों पे हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो वो आप पहुंच जाएं। तो मुख्तलिफ़ डीसीज़ हमारे से राब्ते में होते हैं, वो हमसे मदद मांगते हैं, रेस्क्यू के उसमें मदद मांगते हैं, रिलीफ़ के उसमें काम मदद मांगते हैं। अब रिहेबिलिटेशन होगी इंशाल्लाह, तो रिहेबिलिटेशन में भी इशूज़ ये आ रहे हैं कि हम जागीरदारों की ज़मीन पे क्यों बना के दें घर, जो किसान ग़ुलामों की ज़िंदगी बसर कर रहा है, जिसकी आमदनी 2000 रुपया या उससे भी कम है, 2-3 हज़ार रुपया और उससे भी कम है, उसको अगर हम बना के देंगे तो वो तो जागीरदार के ताबे है। तो हमें कम्युनिटी में बना के देने चाहिए जो गोट हैं, जहाँ पे जागीरदार का असर कम है और किसान जो है वो थोड़ा सा सिक्योर है अपनी कम्युनिटी के लोगों की वजह से, अपने ख़ानदानों की वजह से। तो हमें दुख है कि हम उन लोगों को नहीं बना के दे सकेंगे जो वहाँ पे सदियों से आबाद हैं और अपनी ज़मीन, उनकी अपनी ज़मीन नहीं है। जो ज़मीनें अंग्रेज़ों ने तकसीम की थी 1857 में जागीरदारों को, जिन्होंने गद्दारियाँ की थी और लोकल लोगों को कत्ल किया था, अंग्रेज़ों ने उनको ज़मीनें दी थी। आज तक वही बंटवारा मौजूद है, आज तक उन्हीं के रिश्तेदार मौजूद हैं इन ज़मीनों पे और किसानों की इतनी बुरी हालत है जो इनके ज़मीनों पे काम करते हैं कि उनके बच्चों के कपड़े नहीं हैं, जिस्म पे जूते नहीं हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो 1000 साल पहले के दौर में रह रहे हैं। अभी बेसिक चीज़ों की किन चीज़ों की ज़रूरत है सर वहाँ पे? टेंट्स की अभी भी ज़रूरत है, मच्छरदानियों की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, हर चीज़ की ज़रूरत है। तो जो आपको अभी वेंडर्स वगैरह चीज़ें सप्लाई कर रहे हैं वो आपसे ताउन कर रहे हैं या डबल मुनाफा कमा रहे हैं आपसे? नहीं, कुछ लोग हैं जो कुछ लोग हैं जो बहुत ही कम पैसों में हमें चीज़ें दे रहे हैं, मिनिमम प्रॉफिट दे रहे हैं, इंसान कहलाने के लायक हैं। और कुछ हमारे ताजिर जो हैं वो हैवान बन जाते हैं। ये 2010 में भी हमने देखा था हैवान ताजिरों को, हमने 2005 के ज़लज़ले में भी हैवान ताजिरों को देखा था। उन हैवानों को कंट्रोल करने के लिए हमारे यहाँ कोई डंडी नहीं है। होनी चाहिए। हाँ, डंडी होनी चाहिए। अच्छा सर, सोशल मीडिया का आप इस्तेमाल नहीं करते? मतलब बहुत सारी NGOs ऐसी हैं यहाँ पे जो काम कर रही हैं, जो सोशल मीडिया के थ्रू अपनी काम दिखा रही होती हैं और लोग उनको फिर बहुत ज़्यादा फंडिंग दे रहे होते हैं, तो आप सोशल मीडिया की तरफ क्यों नहीं आते? यार, जब अखबारात थे तो हम तो अखबारात को भी एडवर्टाइजमेंट नहीं देते हैं। आप जो है वो पूरे आधे पेज की एडवर्टाइजमेंट, सोशल मीडिया तो आज का दौर है ना, पहले का जो दौर था वो अखबारात का दौर था। तो आपने कभी भी ईदी की कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं देखी होगी, हमने कभी उनको एडवर्टाइजमेंट नहीं दी, तो अब क्यों हमें नहीं? लेकिन जैसे लोगों की अवेयरनेस के लिए जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली एक फैक्ट्री का विज़िट किया था, वहाँ पर यही टेंट वगैरह और मच्छरदानियाँ वगैरह बन रही थी वहाँ पे। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में आपका काम हो रहा था वहाँ माशाल्लाह से, और भी ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन जिस तरह से आपका काम मैंने देखा है माशाल्लाह से, अप्रिशिएट करना चाहिए हर तरह से आपको। तो आप लोगों को ये चीज़ बताते क्यों नहीं कि भाई हम भी काम कर रहे हैं? क्योंकि लोग शो आउट बहुत करते हैं आजकल, लोग जो है ना सिर्फ अपने आप को शो आउट। आप कौन सी फैक्ट्री में गए? सर मैं एक औरंगी टाउन में एक फैक्ट्री थी वहाँ पर। सही, जो हमें नेट दे रही है। जी बिल्कुल। हाँ, वो हमें बहुत कम पैसों में दे रही है, और जो ब्लैक मार्केटिंग पहले जो हो रही थी उसको इस कंपनी ने आके तोड़ा है। अच्छा, ज़बरदस्त। और अच्छी है। इस तरह से जो हिम्मत वाले हमारे जो ताजिर हैं उनको आगे आना चाहिए और आप लोगों को उनको सपोर्ट करना चाहिए। सर बिल्कुल, मेरा वहाँ जाने का मकसद भी यही था कि मैं उनको दिखा सकूं कि ये अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा सर, छोटी सी एक चीज़ और बताइएगा मुझे, बहुत से लोग कहते हैं कि वो NGOs का काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको धमकियाँ बहुत मिलती हैं, आपको मिलती है धमकी? नहीं, हमें कोई धमकी नहीं। अच्छा, आपका काम अगर सही हो ना, आप इंसान को इंसान समझ के मदद देंगे ना, तो फिर आपको धमकियाँ नहीं मिलती। बगैर प्रोटोकॉल के चल रहे होते हैं आप? मेरे वालिद जो है वो मेरे से बहुत माशाल्लाह अजीम शख्स थे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। वो मेरे से बड़े शख्सियत थी, उन्होंने कभी प्रोटोकॉल नहीं लिया, तो मेरी क्या औकात है उनके जाने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी आपको? वो तो होता है ना, कोई भी बड़ी शख्सियत अगर घर का बड़ा अगर कहीं चले जाए तो उस घर में टूट फूट आती है या कम परेशानियाँ आती हैं। तो टूट फूट तो खैर नहीं आई, लेकिन एक बड़ी शख्सियत चली जाए ना तो फिर जी पूरे मुल्क को एक जायज़ धचका लगा था। और माशाल्लाह से इतना बड़ा काम कर रहे हैं आप लोग। सर मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान के अलावा और भी बहुत सारे मुल्कों में आप लोग इस वक्त काम कर रहे हैं। हमने पेंडेमिक में बहुत सारे मुल्कों में काम किया, हमने फिर मुख्तलिफ़ जो डिज़ास्टर्स आते हैं उनमें भी काम करते हैं मुख्तलिफ़ मुल्कों में। ईदी साहब के ज़माने से कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और अब डिज़ास्टर्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं, तो हम कर रहे हैं। हम पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान का झंडा हर जगह लेके इंशाल्लाह पहुँचेंगे जहाँ पे भी लोग तकलीफ़ में होंगे। ज़बरदस्त हो गया। सर लास्ट में कोई अगर आप अपील करना चाहें मुखय्यर हजरात से कि वो आपको किस तरह से ताउन करें इन मसले मसाइल के लिए? मैं सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा पाकिस्तानी शहरियों का, डोनर्स का, कि उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। मज़ीद भी जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों को ज़रूरत है, इनको सपोर्ट करें, ताकि अब न्यूज़ें इतनी ख़तरनाक आना शुरू हो गई हैं। एक फैमिली में 4-4 लोग
मलेरिया से मर रहे हैं, एक ही फैमिली में 4-4 भाई बहन जो है वो मलेरिया से मर रहे हैं। और इनको मज़ीद देने की ज़रूरत है और इनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। अब इंशाल्लाह आने वाले हफ़्ते 10 दिन के अंदर काफ़ी हद तक अब पानी कम होना शुरू हो जाएगा और लोग अपने घरों की तरफ वापस जाना शुरू होंगे, तो उनको मदद करनी पड़ेगी कि वो अपनी कम से कम एक छत बना सकें ताकि आने वाली सर्दियों में अपने बच्चों को बचा सकें। अभी आने कुछ अरसे में सर्दियाँ स्टार्ट हो जाएंगी, तो उस हवाले से भी आप लोग मदद कर सकते हैं। उनको गर्म कपड़ों की ज़रूरत होगी सर। हाँ, गर्म कपड़ों की ज़रूरत होगी। कपड़े ये लोग आदी होते हैं, ये लोग ज़रूरत तो यकीनन है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं है, लेकिन ये लोग सख्तियों में तकलीफ़ में रहने के आदी होते हैं। ये सदियों से इसी तरह रहते आ रहे हैं, अभी तक इनमें कोई तब्दीली नहीं आई है। इनको मदद की ज़रूरत है तो छत की ज़रूरत है, जैसी हो, कच्ची छत हो, लेकिन देनी पड़ेगी, क्योंकि अब दुनिया हमारा साथ नहीं दे रही। दुनिया के अमीर मुल्क हमारा सर साथ उसकी नहीं। वजह क्या है? दुनिया का अमीर मुल्क इसलिए हमारा साथ नहीं दे रहा कि हमारी जो हुकूमतें हैं वो बहुत ज़्यादा बदनाम हैं। उनमें ट्रांसपेरेंसी जिसको कहते हैं ना, शफाफियत नहीं है काम करने में, डिलीवरी नहीं कर पाती। तो पहले के जो 2010 का ज़लज़ला, 2005 का जो 2010 का सैलाब, 5 का जो ज़लज़ला और दूसरे जो डिज़ास्टर्स आते थे, तो यहाँ पे NGOs होती थी, इंटरनेशनल NGOs होती थी, हर मुल्क की 2-2, 3-3 NGOs होती थी। जी बिल्कुल। तो उनके थ्रू वो मुल्क काम करते थे, वहाँ के थ्रू उनके सरमाएदार सेठ वो इनके साथ काम करते थे। लेकिन पाकिस्तान में पिछले 3-4-5 सालों से उनको बंद कर दिया है, सिक्योरिटी की वजह से भी और दूसरे मामलात की वजह से भी। तो उसका नुकसान ये हुआ है कि अब वो मुल्क हमारे साथ मिलकर काम नहीं करना चाहते, वो गवर्नमेंट के थ्रू नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि उनके मुल्कों की NGOs यहाँ पे काम कर रही हों, तो वो लोकल जो NGOs होती हैं ना, उनके साथ फिर इश्तराक करके बहुत सारे इलाकों में काम करते। तो इसकी वजह से लोगों ने बहुत मुतासिर हुए हैं, उनकी वो मदद नहीं हो पाई है जो 2010 में 2005 में हुई थी। जी बिल्कुल। तो अभी इस वक्त हम अपनी ही मदद आपके तहत ये काम कर रहे हैं, लोगों को रेस्क्यू भी कर रहे हैं, लोगों को रिलीफ भी कर रहे हैं। इसमें पाकिस्तानी इदारे भी मौजूद हैं, फ़ौज के इदारे भी मौजूद हैं। हम सब मिल के अब इस वक्त समझ रहे हैं कि हम तनहा दुनिया में अपने इन तकलीफ़ ज़दा लोगों की मदद कर रहे हैं और बहुत कम कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे ख़जाने खाली हैं जी। हमारी क़ुव्वत नहीं है इतनी, अब माशी क़ुव्वत नहीं है, और ऊपर से हमारे यहाँ सियासी इंतशार फैला हुआ है और इक़्तिदार के लिए ऐसी लड़ाई चल रही है कि इससे हमारे लोगों को परेशानी हो रही है। और इस कंडीशन में जब पाकिस्तान के 30 अरब डॉलर के असासे जो हैं वो डूब गए हैं, तबाह हो गए हैं, हमें होश के नाखून लेना चाहिए। इक़्तिदार को इस वक्त साइड पे रख के हमारे मुल्क के लिए हमें इकट्ठा होकर काम करना चाहिए और इस वक्त सियासत को साइड पे करना चाहिए। तो भाई ये फैसल भाई की रिक्वेस्ट भी है और आप लोगों से अपील भी है, जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वक्त सियासत को साइड पे रख दीजिए। और इस वक्त हमारे मुल्क को जो है ना वो ज़रूरत है यकजहती की, तो उस वक्त जो है ना वो यकजहती के साथ इन लोगों की मदद करें, ताकि हमारे ये लोग जो मुश्किल में इस वक्त मौजूद हैं वहाँ पर, वो उस मुश्किल से निकल सके। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत सारा अपना टाइम दिया और माशाल्लाह से हमें सब चीज़ें बताई भी। सर लास्ट में जाते थे मुझे बताएं कि गवर्नमेंट से कुछ अपील करना चाहेंगे, क्योंकि मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी जिसमें आई थिंक बीपर था किसी चैनल के ऊपर, आपकी कोई गाड़ी आई थी बाहर से और उस पर टैक्सेस वगैरह लग गए थे और आपको नीलाम करनी पड़ गई। नहीं, हमने नीलाम नहीं की। अच्छा, उन्होंने नीलाम कर दी टैक्स। हाँ ठीक है, तो उस हवाले से कोई बात करना चाहें तो? मिनिस्ट्री कॉमर्स को, हुकूमत पाकिस्तान को, प्राइम मिनिस्टर को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आप हमारा जो SRO है कस्टम का, उसमें कुछ आइटम्स जो हमने आपको लेटर लिखा है, अभी से नहीं 4-5 सालों से हम लिखते आ रहे हैं, अभी रिसेंटली भी लिखा है आपको, वो आइटम्स आप डाल दें। और हमसे सेल्स टैक्स लिया जा रहा है, हमसे जो है वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी ली जा रही है, वो भी माफ़ करें। हमने पिछले 6-5 सालों के अंदर तकरीबन 20-22 करोड़ रुपया जो है वो टैक्स दिया है। अगर वो भी हमें वापस किया जाए ताकि हम एम्बुलेंसेस खरीद सकें, इंजन्स खरीद सकें, किश्तियाँ खरीद सकें और दूसरी चीज़ें भी हम खरीद सकें, ताकि हम अपने इदारे की जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उसको बेहतर कर सकें और इक्विपमेंट हमारा बढ़ जाए। मुल्क के असासे बढ़ते हैं और दुनिया भर में मुल्कों में खैराती इदारों को प्रमोट किया जाता है, हुकूमत की तरफ से सपोर्ट किया जाता है। उनको टैक्स फ्री तो दूर की बात है, टैक्स फ्री तो है जी। लंदन में हमारा ऑफिस है, वहाँ पे हमें जो चंदा आता है हुकूमत उसमें शामिल करती है। अगर हमें लाख पाउंड जो है वो चंदा आता है तो हुकूमत अपने 2000-3000 पाउंड इसमें देती है, अलग से देती है। और पाकिस्तान में जो है वो टैक्सेस की शक्ल में खैरात और ज़कात से भी आप निकाल लेते हैं, काट लिए जाते हैं। तो ये ख़त्म होना चाहिए ताकि जो है वो हमारी सोसाइटी, हमारे अदारे, हमारी तहज़ीब
मजबूत हो सके, हमारे इदारे मजबूत हो सकें और हम ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें। चलें व्यूअर्स, ये कंप्लीट वीडियो थी। अब मैं इनके वेयर हाउस का भी लेके चलता हूँ आप लोगों को, वहाँ का भी विज़िट कराता हूँ कि वहाँ पे किस तरह से काम हो रहा है और कितनी बड़ी क्वांटिटी में काम हो रहा है। सर एक दफ़ा फिर बहुत बहुत शुक्रिया, फिर इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे आपसे। जी व्यूअर्स, इस वक्त मैं इनके छोटे से एक वेयर हाउस के अंदर मौजूद हूँ। वेयर हाउस छोटा है लेकिन यहाँ पे काम काफ़ी सारा हो रहा है और काफ़ी सारी बड़ी क्वांटिटी के अंदर चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। ये काफ़ी सारे बोरे पैक हुए हैं जो इस वक्त इमदाद के लिए जा रहे हैं यहाँ से। यहाँ पे देख सकते हैं आटा भी काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में रखा हुआ है। बैक साइड पे चावल की बोरियाँ रखी हुई हैं, ये दालों की बोरियाँ रखी हुई हैं। यहाँ पर ये पूरा पैकेट बनता है, यहाँ पे पूरा एक पैकेज है जिसमें इस वक्त यहाँ पर चावल का एक बोरा मौजूद है 5 किलो का और आटा 10 किलो का मौजूद है यहाँ पे। उसके अलावा ये दालें हैं, सर्फ है और काफ़ी सारी चीज़ें, साबुन है और माचिस का है, सूखा दूध भी मौजूद है, नमक मौजूद है और ये जो मच्छरदानियाँ जिसकी मैंने आपको फैक्ट्री का विज़िट करवाया था वो मच्छरदानियाँ भी यहाँ पे मौजूद है जो कि यहाँ पे दी जाती हैं। और साथ में बिस्किट का पैकेट है, ऑयल का पाउचेज़ हैं, पानी की बोतल है और ये इस तरह का बोरा बनता है जो बोरा एक वहाँ पर एक फैमिली के लिए दिया जाता है। और इनका मैं दूसरा वेयर हाउस का भी आपको इंशाल्लाह विज़िट करवाऊंगा, उसमें इससे ज़्यादा क्वांटिटी मौजूद है। और हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है अब्दुल कादिर भाई। किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सर ये आप? डिस्ट्रीब्यूट तो बिल्कुल इजी हो जाता है क्योंकि ईदी फाउंडेशन से भी ये सैलाब में या ज़लज़ले में काम नहीं करता, पूरा साल ईदी फाउंडेशन का काम बहुत होता है। ऑर्गेनाइज है बिल्कुल। तो हर शहर में, हर गांव में हमारे जो है सेंटर्स हैं, एम्बुलेंस सर्विस पूरे पाकिस्तान में, इंटरनेशनल हमारा सारा काम चलता है ईदी फाउंडेशन का। तो ये हमारे लिए बहुत इजी है, इतना मुश्किल नहीं है हमारे लिए। और लोग भी जानते हैं, ईदी का नाम देखते हैं तो लोग वैसे ही समझ जाते हैं कि ये हमारी हेल्प के लिए। हमारा सिर्फ ये काम नहीं है, रेस्क्यू का काम बहुत बड़ा चल रहा है। जी बिल्कुल। बोट्स पे जो है मैयतें निकालना, लाशें निकालना पानी से, ज़ख्मियों को निकालना, जो समंदर पानी में फंसे हुए उनको अपने किनारे तक ले आना, खेमा बस्तियों में शिफ्ट करना, मरीज़ों को शिफ्ट करना, हत्ता के प्रेगनेंट औरतें जो हैं उनको ले जाके हॉस्पिटलों में फ्री डिलीवरी का भी हमारा मूसालैंड में, जो कराची आए हुए मुतासरीन वहाँ पे मूसालैंड में बिल्किस सेठी हॉस्पिटल है, अच्छा। वहाँ पे उनकी फ्री डिलीवरी होती है। अब काफ़ी मामलात ऐसे हैं कि लोग जो हैं अपना घर नहीं छोड़ना चाहते, अपनी ज़मीन छोड़ना नहीं चाहते। कोई ना कोई एक बंदा इनके गांव में, इनके घर में बैठा हुआ है, चाहे पानी भरा हुआ हो, छत पे बैठेगा, कश्ती में जाते हैं, एक जना बैठता है, ड्यूटी दे रहा है एक जना अपने घर पे। बाकी लोग आ जाते हैं बाहर खेमा बस्तियों में या रोड पे या जो खुश जगह है, साफ़ सुथरी जगह है, वहाँ आके अपने बच्चों को, अपने जानवरों को लेकर आते हैं। फिर इनको जैसे ही मौका लगता है फिर चले जाते हैं। मतलब पानी तो ये अभी नहीं लगता कि 6-8 महीने 1 साल पानी उतरेगा, मज़ीद लगेगा। जी हाँ, पानी अच्छा। तो बहुत भरा हुआ है। हम खुद विज़िट करके आए, फैज़ल भाई कल ही आए वहाँ। तो कहने का मकसद ये कि ये कंटिन्यू 2-3 महीने तक ये सिलसिला चलता रहेगा, राशन का भी और इनके जो मकानात बनाने हैं, जो इनको घर बना के देने हैं, तो वो सिलसिला भी 3-4 महीने चलता रहेगा। ये आपका वेयर हाउस इस वक्त कहाँ पर है, कहाँ हम लोग मौजूद हैं? ये टावर पे है हमारा, जिलानी सेंटर पे। ठीक है। ये मेन हेड ऑफिस है हमारा ईदी फाउंडेशन का, ये अच्छा। यहाँ पर है जिलानी सेंटर के पास। वर्कशॉप थी हमारी पुरानी, ठीक है। यहाँ पार्किंग भी है, सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। तो सब बड़ा वेयर हाउस हमारा सोराब गोड पे, मगर यहाँ भी तकरीबन डेली के 1000 राशन यहाँ से हमारे नवाबशाह जाते हैं, पंजाब जाते हैं, बलूचिस्तान जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग हिस्सों में होते हैं। वहाँ से फिर हमारी टीम में मौजूद हैं जो छोटे छोटे गांव में कश्तियों के ज़रिए, बोट्स के ज़रिए वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ये इस वक्त तैयार बोरे जो यहाँ पे रखे हुए ये कितने होंगे अंदाज़ा? ये तकरीबन 1000 बोरे रखे हुए हैं। अच्छा, ये आज चले जाएंगे? जी आज चले जाएंगे, कल 1000 बोरे जा चुके हैं। अच्छा। और कल रात में ये बनाया हमने। डेली बेसिस पे 2-4, 5,000, 10,000 जा रहे हैं तकरीबन डेली बेसिस पे 3-4 हज़ार, 2000 यहाँ से जा रहे हैं, 2000 शोराब। तो व्यूअर्स, मैं यहाँ पर मौजूद था तो यहाँ पे सलीम भाई भी आ गए हैं और सलीम भाई की मैं फैक्ट्री का आपको विज़िट करवा चुका हूँ ऑलरेडी। अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सर का यहाँ शुक्र। क्या कर रहे हैं? बस सर यहाँ पे हम लोग जो है ये तो रोज़ाना की बुनियाद पे आपको जैसे कि वहाँ पे भी बताया था फैक्ट्री में कि हज़ारों की तादाद में रोज़ाना जो है हमारी मच्छरदानी यहाँ पे आ रही है, खेमे आ रहे हैं, सब चीज़ें यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है काम। ठीक, चले सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे भी यहाँ पे मुलाकात हो गई और कादिर भाई ने हमें डिटेल बता दी है सारी। सोराब बोर्ड वाले वेयर हाउस चलते हैं और वहाँ देखते हैं वहाँ पे कैसे तरह से काम हो रहा है। देखते हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये देख लें यहाँ से बोरे आ रहे हैं और जो है वो गाड़ी की तरफ जो है वो लेके जा रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे लोडिंग दिखा देता हूँ इनकी। इस वक्त जो है वो छोटी क्वांटिटी में यहाँ से निकल रही हैं चीज़ें, करीब के लिए जा रही हैं और जब बड़ी जगह पे जाते हैं, कहीं दूर जाते हैं, तो फिर जो है वो ट्रक के पे लोड होकर चीज़ें सारी यहाँ पे जाती हैं। यहाँ पे छोटी गाड़ियों की कोई तादाद नहीं है और डेली बेसिस पे 4 ट्रक शाम में निकलते हैं जो कि ये सारा सामान लेके जो है वो सैलाब ज़दगान की तरफ जाता है। तो व्यूअर्स, जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं इनके दूसरे सेंटर पे भी लेके चलूँगा आप लोगों को, तो मैं इस वक्त इनके दूसरे सेंटर में मौजूद हूँ और यहाँ पे भी बोरों की तादाद काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद है यहाँ पे। और ये तैयार बोरे इस वक्त रखे हुए हैं यहाँ पे
देख सकते हैं आप लोग। और इसमें भी वही राशन है जो मैंने आपको वीडियो के अंदर वहाँ पर दिखाया था, और ये काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पे इस वक्त तैयार है, और कुछ लोडिंग भी यहाँ पे हो रही है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा बाहर जाके। हमारे साथ इस वीडियो में इलियास भाई भी मौजूद है जो यहाँ के इंचार्ज हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे आप, खैरियत से? सर अभी जो गाड़ी लोड हो रही है वो तो मेरे ख्याल से कहीं करीब के लिए हैं। जी, जो साइड एरिया में भी लोग आए हुए हैं ना, स्कूल और कॉलेजों में जो फैमिलियाँ आई हुई हैं, जी जी, ये उनके लिए जा रही है। शाम को हमारे जो है वो ट्रक लोड होकर अंदरूनी सिंध चले जाते हैं। अच्छा। और वहाँ से हमारी टीम मौजूद है, फैसल भाई, सादेदी, अहमद एदी, ये डिस्ट्रीब्यूट फिर वो उनकी निगरानी में होता है। अच्छा, मतलब सिर्फ अंदरूनी सिंध में ही आपकी सप्लाई जा रही है या ओवरऑल पाकिस्तान में? ऑल पाकिस्तान, हमारा पंजाब में भी काम चल रहा है, बलूचिस्तान में भी काम चल रहा है। फैसल भाई खुद बलूचिस्तान भी गए। अच्छा। वहाँ सब जगह जहाँ भी ज़रूरत है, और वो खुद अब फील्ड वर्क बने हुए हैं और अपनी निगरानी में सारा काम कर रहे हैं।